नमस्कार दोस्तों, मेरे साथी की इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज का स्पेशल सेशन का हमारा उद्देश्य है आप सभी को बताना कि हम अब बाकी बचे हुए दिनों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, इसकी हम तरीका ढूंढें। दोस्तों, तो आज के सेशन में हम आपको यही बताएंगे कि किसी भी चैप्टर के सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, केवल उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है जहां से ज्यादा प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। 2016 से 2023 तक का जो मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा अभी, उससे आपको खुद ही अनुमान लगा सकेंगे कि किस टॉपिक जो है उसके किस चैप्टर के जो सब टॉपिक्स है वहां से ज्यादा संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको इस चीजों में मदद होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन जो है आपको जल्दी जल्दी हो सकेगा। दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा, यदि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा तो हम इस प्रकार की सीरीज को लेकर के आएंगे। हम आज के सेशन में केवल प्राचीन इतिहास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको निकालेंगे बाहर और दिखाएंगे आपको कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना जरूरी है। यदि आपको अच्छा लगा तो हम मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आर्ट एंड कल्चर को लेकर उपस्थित होंगे। और यदि और भी अच्छा लगा तो हम दूसरे सब्जेक्ट को भी लेकर आपको दिखाएंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आज के सेशन में आपको दिखाने के लिए मैंने एक तरफ दो चीज अपनाई है, दो तरीके। एक तरफ मैंने पीवाईक्यू को रखा है, ये 2016 से 2023 तक के पीवाईक्यू को रखा है। इससे आपको अनुमान लगा सकेंगे कि ये चैप्टर वाइज है, तो आप अनुमान लगा सकेंगे कि किस चैप्टर के किस सब टॉपिक से जो है जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इन चीजों से आपको ये आसानी होगी कि आप जब भी रिवीजन करने के लिए बैठें तो आपको चैप्टर के जो है सभी जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना, केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहां से ज्यादा संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल उन चैप्टर्स को पढ़ना है जहां से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास या फिर इतिहास खुद ही बहुत ही एक लंबा समय सब्जेक्ट है और इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके इसके लिए आपको सेलेक्टिव जो है स्ट्रेटजी अपनानी होगी। केवल उन चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ना होगा जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम्स रिवीजन कर सके चीजें, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो हमने पीवाईक्यू रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ हम आपको सब टॉपिक्स दिखाएंगे, बताएंगे कि ये जो प्रश्न है ये किस सब टॉपिक से पूछा गया है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप अपना रिवीजन करते करते आप इसको ट्रिक लगा लें अपने बुक में या आपने जो भी नोट बनाया है इसको नोट में टिक लगा ले कि यहाँ ये जो सब प्रश्न है, ये जो सब टॉपिक्स है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और किस ईस्वी में पूछे गए हैं, ये भी हमने आपको बताया है इस लेसन सेशन के जरिए। तो आप वहाँ पर टिक लगा लें, जब भी आप रिवीजन करें तो आप इसे ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम लोग बिना समय व्यतीत किए हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक्स है वो क्या है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, हमारा पहला सेशन जो है और पहला टॉपिक्स वो है पाषाण काल। दोस्तों, यूपी पीसीएस में 2016 से 2023 तक के आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पाषाण काल एक अच्छा चैप्टर जो है उसका हॉट स्पॉट एरिया है यहाँ से, और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो 3 प्रश्न आपको दिखाई दे गए हैं, 4 प्रश्न ये पाषाण काल से हैं। तो जब भी आप रिवीजन करने को बैठे इन प्रकार की चीजों को ध्यान रखें। एक ही कब्र से 3 प्रकार के मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न था सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं 2016 से। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 2019 से। भीमबेटका गुफा की किस पुरातात्विक स्थल की खोज की थी, है ना। और एक ये 2020 में पूछा गया था। और 5वां क्वेश्चन भी है पुरातात्विक स्थल और ये वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, इसका मिलान करके प्रश्न पूछा था 2023 में। तो दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर कि 2016 से 2023 यानी कि पिछले 6-7 सालों में 5 प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, मतलब कि प्रत्येक साल लगभग एक प्रश्न यहाँ से फिक्स रहता है। दोस्तों, इस प्रश्नों को देखने से आपको एक चीज समझ में आएगी कि इन सभी का उत्तर जो भी होगा ये सभी यूपी से रिलेटेड है। तो जब भी आप, चूंकि ये सब करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें और जिसका उत्तर यदि आपको दिखाई दे कि इसका आंसर यूपी से रिलेटेड है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर जो लेखैया होगा ये बिंद क्षेत्र यूपी में है। दूसरा प्रवाद ये जो है बिंद क्षेत्र में, ये भी लेखैया है। तो आपको ये चित्र भी आपको
यूपी से ही रिलेटेड होगा। तो जब भी आप आंसर में अपना देखें कि ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी के किसी क्षेत्र में है, तो आप इसे जरूर उसे रिवीजन कर लें और उसे हाईलाइट कर लें कि जब भी आप उसे पढ़ने को बैठे आपको समझ में आए, इसको एक बार नजर दौड़ा ही ले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न तो फिक्स है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में हर साल एक एक प्रश्न पूछा जाएगा है। दूसरा, यदि आपको कोई पुरातात्विक स्थल दिखाई दे तो फिर आपको ये पता लगाने की कोशिश करें कि ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। जैसे कि यदि लोथल पूछे तो लोथल कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको पुरातात्विक स्थल और उसके वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, तो इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी आप रिवीजन करने को बैठे तो पाषाण काल को बहुत ही बढ़िया से देखें और खासकर इन चीजों को देखें जहां से जो स्थल वाली जो बात है, जो यूपी से रिलेटेड स्थल है, उनको जरूरी रिवीजन कर लें। हमारा जो दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अब तक 5 बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि हड़प्पा के स्थल और वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। दूसरा, एक दूसरा स्थल है जहां से नाव का अंकन प्राप्त हुआ है। और तीसरा, हड़प्पा की जो सीमा है जिसे चौहद्दी जिसे कहते हैं। तो ये चीज है, आपको देखिए ये सभी चीजें आप प्रश्नों के अब तक 2 प्रश्न देखे हैं, दोनों में जो टॉपिक्स हैं दोनों में केवल स्थल से जुड़े जो चीज है वो पूछा गया है। ये स्थल वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। तो जब भी आप हड़प्पा को पढ़ने जाएं तो उनके जो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति जो पढ़े हैं आप, इन सब पर ध्यान नहीं देते हुए केवल के क्या पढ़ना है, उसके जो आप लिस्ट पढ़ा होगा आपने कि हड़प्पा के शहर, हड़प्पा के प्रमुख शहर, फिर उसने पर आपने एक टेबल देखा होगा, मैंने अपने वीडियो में भी बताया था आपको, हड़प्पा के शहर ये वर्तमान में किस राज्य में या किस शहर में स्थित है, ये वर्तमान में किस शहर में स्थित है। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी। और तीसरा हमने बताया था कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो जब भी आप हड़प्पा सभ्यता के रिवीजन करने के लिए बैठें, आप इस टेबल को जो है एक नजर दौड़ा लें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाला है। देखिए यहाँ से आप देखिए, अब तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 बार हर साल लगभग एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी जो है यहीं से पूछा गया है। इस टेबल में मैंने एक और चीज बताया था कि यहाँ से रिलेटेड, यहाँ से यदि कोई चीज उत्खनन से प्राप्त हुई है तो ये चीजें भी बताई गई थी। तो आपको पूरे हड़प्पा सभ्यता जो 15-20 पेज का हड़प्पा सभ्यता है उसमें केवल आपको ये टेबल पढ़नी है और यहाँ से आपको 90% चांस है कि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो गया। जब भी आप बैठे तो इस तरह के टॉपिक पर ध्यान रखें। वैदिक सभ्यता में केवल 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक तो दुहिता का अर्थ पूछा गया है और भाग दूध का अर्थ पूछा गया है। 2016 के बाद 2023 में पूछा गया है। तो वैदिक सभ्यता में हमने आपको 2 काल बताया था, एक तो हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल आ जाता है और दूसरा आ जाता है ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक का काल। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और इसमें इतने प्रश्न हैं, इतने सारे, कि ये बहुत ही यहाँ पर बहुत ही सारे फैक्ट जमा हो जाते हैं। तो आपको इतना फैक्ट नहीं करना, इसकी सामाजिक, आर्थिक, यहाँ से बहुत सारे आपने देखा होगा कि इसमें इस देवता, आसमान के देवता ये हैं, धरती के देवता ये हैं, वो हैं। तो आपको ये चीजें इतनी कुछ भी ध्यान नहीं रखना, केवल ये ध्यान रखना जब भी आप वैदिक सभ्यता पढ़ने जाएं तो केवल आप ये याद रखना कि जो भी कोई जटिल शब्द है और उसका अर्थ यदि बताया गया है, जैसे ऋग्वेद में किसी चीज का अर्थ क्या था, तो ऋग्वेद में राजन को क्या कहा जाता था, राजा को क्या कहा जाता था, तो वहां पर राजन्य कहा जाता था। ठीक है, ये राजा के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार के जो जटिल शब्द हैं, ऋग्वैदिक शब्द, उसे वर्तमान में क्या शब्द निकलता है, केवल आप इस चीज पर फोकस करें। जब भी आप वैदिक सभ्यता पढ़ें तो 25-30 पेज के जो उसके जो है चैप्टर, उसको नहीं पढ़ के उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश ना करें। और बहुत सारे उसमें फैक्ट हैं, वो सब कला संस्कृति वगैरह न जानने की कोशिश करें। केवल ये जाने उसमें जो भी जटिल शब्द दिए गए हैं, केवल आपको उसी को बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। एक तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, एक बार सीधे 2016 में पूछा गया था और 2023 में पूछा गया था। अगली बार, इस बार हो सकता है पूछे या ना पूछे, लेकिन जब भी आप रिवीजन करने को बैठे तो केवल आप यहाँ पर ध्यान रखें कि इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो अगला था धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में यहाँ पर 3 चीजें हमने पढ़ा था, 3 चैप्टर थे इसमें। एक तो बौद्ध धर्म था, दूसरा था जैन धर्म और तीसरा था उस समय के जो अन्य संप्रदाय वगैरह थे,
इस संप्रदाय में आपने देखा था सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, वैशेषिक दर्शन के इसके प्रतिपादक कौन थे, इस तरह से थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, इस तरह से षड दर्शन का सिद्धांत था। कुछ जो है 6 दर्शन थे इसमें दिए गए। इसे ही धार्मिक आंदोलन, प्राचीन जो इतिहास है इसका धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों तो इस 3 चैप्टर में से यहाँ पर देखिए केवल जैन धर्म के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है यहाँ पर, तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह का मिलान करें। उन 24 तीर्थकार में से 4 तीर्थकार दे दिए गए थे, उनके प्रतीक चिन्ह दे दिया गया था, उसका मिलान करने के लिए कहा गया था। दूसरा दे दिया गया था एक तीर्थकार और उसके निर्वाण स्थल कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो ये भी मिलान करने के लिए पूछा गया था 2021 में। 2023 में पूछा गया था, यही षड दर्शन में से 4 दर्शन पूछा गया था और उनके प्रवर्तक कौन है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों धार्मिक आंदोलन के आपने इसमें जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा बौद्ध के बारे में, इसका महात्मा बुद्ध का परिचय, फिर उसे ज्ञान प्राप्ति कैसे प्राप्त हुई थी, उसके जो है बौद्ध संगीतियाँ, इस समय के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इतना बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, इतना बोझ नहीं लेना है। यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, और जो भी पूछे गए हैं जैन धर्म से और फैक्ट रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो स्थल शब्द है, इस तरह के फैक्ट यहाँ पर, जो जब भी आप इस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए बैठे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आप पुराने ढर्रे पर न चलें, स्मार्ट स्टडी करें और देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करें। हमारा जो अगला था ये महाजनपद काल था। महाजनपद काल से अब तक 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, 2018 में और 2020 में। इन दोनों बार में केवल यही रहा था कि महाजनपद, 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद का नाम दे दिया गया था, 4 का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि इनकी राजधानी कौन सी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके लिए रिस्क नहीं लेना है। एक और चीज बता देता हूं कि यहाँ पर आपको ये टेबल याद रखना है, मैंने अपने वीडियो में बताया था, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इस महाजनपद के जो है महाजनपद बताया था, उसकी राजधानी बताया था, उसके बाद बताया था कि ये वर्तमान में किस राज्य में है, इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया था, और दूसरा बताया था कि महात्मा बुद्ध के काल में इसका शासक कौन था, बुद्धकालीन शासक। दोस्तों आपको वीडियो में जाकर के केवल ये टेबल याद करना है, टेबल पढ़ना है, बस ये पूरा चैप्टर फिनिश। यहीं से प्रश्न आएंगे और यही आपसे पूछा जाएगा। देखिए आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद ही यहाँ से जज कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक 2 ही बार प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 7 साल में, और दोनों के दोनों प्रश्न यही ढर रहे हैं इनके। ठीक है, तो यदि अब देखिए अनुमान लगा सकता है 2018 के बाद 2020 में पूछा गया है, तो अब 4 साल हो चुके हैं इसके पूछे हुए, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न इस बार 2024 में पूछा जाए। यहाँ से बहुत संभावना बन रही है कि इस बार इसकी संभावना यहाँ से प्रश्न पूछें। तो आप जब भी प्रश्न इसको तैयारी करने जाएं तो यहाँ से इसको जरूर ही फोकस करें, इसको, इस टेबल को। हमारा जो अगला था मौर्य साम्राज्य। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से कम 1.5 क्वेश्चन के एवरेज यदि लगाइए तो हर साल इसके यहाँ से फिक्स है। 7 सालों में 7 बार पूछा है और हर साल एक चैप्टर जो है यहाँ का प्रश्न फिक्स है। लेकिन यहाँ पर भी एक आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए, हम जब आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे तो मौर्य साम्राज्य में हम सबसे पहले आपको बताए थे कि मौर्य काल के स्रोत क्या हैं, मौर्य काल के स्रोत के बारे में पढ़ाया था। इस स्रोत में बताया था हमने इसके पुरातात्विक स्रोत क्या है और इसके साहित्यिक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत में हमने आपको बहुत प्रकार के सिक्के के बारे में बताया था, गुफा वगैरह थी, अभिलेख थे, ये भी इसके स्रोत हैं। और साहित्यों में हमने बताया था कि उसके कौटिल्य की रचनाएं हैं, मृगजटिकम या और बहुत सारी रचनाएं हैं जो इस तरह की इस काल की जानकारी देते हैं, मौर्य काल की। तो आपको साहित्यिक स्रोत से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। अब ये देखिए यहाँ पर 7 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, 2016 से 2023 तक में 7 प्रश्न पूछे गए हैं और सातों के सातों प्रश्न मौर्य काल के केवल स्रोत से पूछे गए हैं। आपको पूरा मौर्य काल आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको केवल याद को ये रखना है कि सिक्के जानकारी देना है, अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं, कौन कौन से अभिलेख हैं, कहाँ पर स्थित है और वो किस प्रकार की जानकारी देता है, ये पढ़ना है। साहित्य में इस मौर्यकालीन के इतिहास को बताने वाले जो साहित्य हैं उस काल के, उस साहित्य की देखना है। इस काल के पुराण भी हैं जो मौर्य काल की जानकारी देते हैं, इन चीज़ों को ही आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर शिलालेख और शासक, इस काल के जो शिलालेख थे वो और किस शासक के हैं
ये 4 शिलालेख दे दिए गए थे और 4 शासक दे दिए गए थे, मिलान करो करके पूछा गया था 2017 में। कलिंग युद्ध का विवरण देने वाला शिलालेख कौन सा है? एग्रोनोमाई शब्द किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये बराबर गुफा इस काल के देख सकते हैं आप। ये भी बराबर गुफा जो है ये अभी यहाँ की गुहा लेख है। जब भी आप गुहा लेख पढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको बताया गया था, आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे वीडियो में इसके बारे में बताया था। हाथी गुफा अभिलेख ये वैसे तो कलिंग नरेश से संबंधित है, लेकिन जब इस पर आक्रमण किया गया था, कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था, तो इसकी टिप्पणी की गई थी और इस काल की जानकारी देता है दोस्तों। तो ये मौर्य काल से रिलेटेड है, इस काल की जानकारी देता है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक समन्वय का उपदेश देता है? ये 2022 में पूछा गया था। मौर्य वंश के साहित्यिक स्रोत 2023 में पूछा गया था। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, आप यहाँ पर खुद देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पूरे मौर्य काल आपको नहीं पढ़ना है। मौर्य काल की जो सामाजिक स्थिति है, उसके अभियान है, चंद्रगुप्त की विजय अभियान है, घनानंद और उसके जो साम्राज्य की स्थापना का काल है, सिकंदर के साथ संबंध है, ये सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसकी कला संस्कृति वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल मौर्य काल की आपको जो है यहाँ पर स्रोत पढ़ना है और इसी से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल एक प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर है। हमारा अगला है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आप देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उसके जो स्रोत हैं, इस काल के जो जानने के स्रोत हैं, यहाँ से प्रश्न देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्रोत मिलिंद पन्हो इस समय की साहित्य है। चरक संहिता ये भी साहित्य। आप यहाँ से जब आप पढ़े होंगे मौर्योत्तर काल, हमने बताया था आपको, तो सबसे पहले स्रोत में इन दोनों ग्रंथ का नाम लिया था। और ये विदेशी आक्रमण के क्रम, सबसे पहले हिंद आए, यूनानी आए, उसके बाद शक, पल्लव, कुषाण आए, तो ये विदेशी आक्रमण के बारे में बताया था हमने। और 11 शिलों वाला जो बोधिसत्व का अंकन है, ये आप इस समय की जो है स्थापत्य कला या मूर्ति कला के संबंध में पढ़े होंगे। मौर्योत्तर काल में, कुषाण काल में मूर्ति कला बहुत ही फेमस हो गई थी, तो आप यहाँ से इस चीज का देख सकते हैं। बोधिसत्व कुषाण कला की ही देन है, कुषाण काल की। तो आप यहाँ से जब भी आप पढ़ने को जाए तो देख सकते हैं। मौर्योत्तर काल एक छोटा चैप्टर है, आप अपने वीडियो में, मेरे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। वहां से जब भी आप पढ़ने को बैठे, इसको चैप्टर को रिवीजन करने के बैठे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इस चीज़ों में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत चीज़ें पढ़ने की जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सिलेक्शन लेना है। आप बहुत इसके चैप्टर के डिटेल और भीतर में जाने की कोशिश न करके केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। हमारा देखिए अगला जो है गुप्त शासक, गुप्त साम्राज्य। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। जब मैं समुद्रगुप्त के अभियान पढ़ा रहा था, देखिए गुप्त साम्राज्य में 2 शासक हैं जिसके बारे में आपको सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होगा कि इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं। दूसरा, इसके जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसकी उपलब्धि और इसके विजय अभियान। और दूसरा जो है इसके काल में विक्रमादित्य जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य, इसके बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक और चीज पढ़ लीजिएगा, इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चूंकि तो मंदिर निर्माण कला इस समय बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, तो आप स्थापत्य कला के इसको पढ़ सकते हैं। गुप्त काल जो है प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है और ये अपने स्थापत्य कला के जाना जाता है। और स्थापत्य कला का मतलब सीधे इस समय मंदिर बहुत ही संख्या में बढ़ने लगे थे इस समय। तो जब भी आप पढ़ने जाए गुप्त काल को, तो पूरा न पढ़ के केवल इन चीजों का ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है। 2018 में पूछा गया था, समुद्रगुप्त के समकालीन शासक, मतलब जब इन्होंने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया था तो दक्षिण का राजा कौन था, पश्चिम का राजा कौन था, पूर्व का राजा कौन था। ये प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। दूसरा प्रश्न था समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के बारे में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर गुप्त शासक और उनके अभिलेख, हमने यहाँ पर स्रोत बता दिया आपको। जब भी आप इसके स्रोत को जानने की कोशिश करें तो अभिलेख और उनके जो साहित्य हैं उनको जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। गुप्त अधिकारी और वो किस विभाग से संबंधित हैं और इसके साहित्यिक स्रोत, तो आप देख सकते हैं कि केवल स्रोत से यहाँ पर कितने सारे प्रश्न हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और जब भी आप अभी जब नोट वीडियो देखते देखते आप ना अपने नोट पर टिक लगा लीजिए कि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि जब भी आप रिवीजन करने को बैठे तो आपको ध्यान रहे कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ हमें हाईलाइट करना है, फोकस करना है अपने रिवीजन को दार देने के लिए। हमारा अगला था चोल साम्राज्य। देखिए चोल साम्राज्य से यहाँ भी अभिलेखीय स्रोत हैं और मंदिर निर्माण इस समय की चोल काल की विशेषता है दोस्तों। स्थापत्य कला इसकी भी विशेषता है चोल काल की, ठीक है, इसकी स्थापत्य कला विशेषता है। तो आप जब भी आप पढ़ने जाएं तो इसको भी पढ़ें। और ये आपको जो स्रोत है, अब
जानकारी के स्रोत चोल काल के, ये तो आपको पढ़ना ही है। हमारा जो अंतिम चैप्टर था वो है सातवाहन, और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवाहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गुंटूपल्ली के चैत्य और बिहार के बारे में आपने देखा होगा कि 2017 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सातवाहनों की भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अमरावती स्तूप और विदर्भ का जो खजुराहो कहा गया है, एक मंदिर है, उसके बारे में कहा गया है। दोस्तों तो आप ये जितने भी आप चीज देख रहे हैं, ये सातवाहन काल की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। तो जब आप सातवाहन काल पढ़ेंगे तो उसकी राजाओं की उपलब्धि, ये उसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति वगैरह कुछ भी नहीं पढ़नी है, केवल आपको ये पढ़ना है सातवाहन काल की कला और संस्कृति की जो है इसको फोकस करना है। क्योंकि आप देखिए पिछले 7 सालों में 5 बार लगातार पूछा गया है। हर बार जो है इसके कला और संस्कृति से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। कला और संस्कृति में आप वास्तुकला को ज्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए ये वास्तुकला में आपको ये चैत्य विहार आ जाएंगे इस समय के। कला संस्कृति, ये अमरावती स्तूप, खजुराहो का मंदिर, ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो सातवाहन काल को जब भी आप पढ़ें तो केवल आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज के सेशन में हमारा उद्देश्य था आपको सतर्क करना कि जब हम रिवीजन करें तो किन चीजों को फोकस करें, चैप्टर के किस भाग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ताकि हमारी तैयारी और ज्यादा तेज हो सके और बाकी बचे हुए जो अब कम दिन है उसमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन हो सके। इसके लिए हमने आपको ये स्पेशल सेशन उपलब्ध कराया था। यदि आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले सब्जेक्ट का मध्यकालीन भारत बचा हुआ है और आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर भी बचा हुआ है। हम पुनः उस प्रश्न को लेकर के अगले चैप्टर की तैयारी करके हम आपके लिए तैयार करके देंगे, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।